जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज हम घटना चक्र के भारत के भूगोल की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जलवायु से संबंधित जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा आईएएस में पूछे गए हैं उनको हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने दोस्तों भारत के भूगोल से संबंधित 4 वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड कर रखा है, तो अभी तक जिन लोगों ने उस वीडियो को जाकर नहीं देखा है तो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग दोस्तों जलवायु में मानसून एक चैप्टर है, उससे संबंधित जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा आईएएस में पूछे गए उनको हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज का हमारा, सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो याद रखना है दोस्तों मानसून शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह अरबी भाषा से हुई है। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है जिसका तात्पर्य है मौसम से है दोस्तों। तो याद रखना है कि मानसून शब्द किससे निकला है दोस्तों, तो अरबी भाषा से निकला है जिसका तात्पर्य क्या होता है, मौसम या ऋतु से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत मूलतः एक मानसूनी देश है। कारण इसका दिया गया है कि उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। तो जो कथन है दोस्तों कि भारत मूलतः एक मानसूनी देश है, यह बात बिल्कुल सही है और उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है, यह बात भी सही है दोस्तों। और कारण जो है दोस्तों कथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या होगा, ए होगा। तो भारत मूलतः मानसूनी देश है, यहाँ की जलवायु मानसूनी जलवायु की लगभग सभी विशेषताएं पाई जाती है दोस्तों, अतः कथन एक सही है। हिमालय पर्वत भारतीय जलवायु को इस मायने में विशिष्टता प्रदान करता है क्योंकि यह मानसूनी हवाओं के लिए भौतिक अवरोध उत्पन्न करता है, जिसके फलस्वरूप भारत में मानसूनी हवाओं का पूर्णतः प्रसार संभव हो पाता है और मानसून की भरपूर वर्षा हो पाती है। साथ ही यह मध्य एशिया से आने वाली शीत हवाओं को रोककर भारत की पूरी तरह रक्षा भी करता है। इस प्रकार यह 2 भिन्न जलवायु वाले भागों को पृथक करता है दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है नीचे दिए हुए भारत के मानचित्र पर ध्यान दीजिए। दिए गए निर्देशों के साथ मानचित्र को देखकर बताएं कि वह किसके वितरण के संदर्भ में है। तो किसके वितरण के संबंध में है दोस्तों, तो यह मध्य ताप के वितरण के संबंध में है और यह आईएएस 1994 में पूछा गया। तो ऐसे तो सवाल बीपीएससी में नहीं बनते हैं, फिर भी देख लेते हैं। तो उपर्युक्त मानचित्र को देखने से यह स्पष्ट हो रहा है कि उपर्युक्त रेखाएं समताप रेखा है, अर्थात मानचित्र मध्य ताप को दिखा रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देश अभिकथन है और उसका तर्क दिया हुआ है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून की तरह है, यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि भारत की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसून की तरह है। और कारण इसका दिया हुआ है भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच अवस्थित है। तो इसका रीजन क्या है दोस्तों, तो यह भी बात सही है, बी गलत है, यानी उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच जो है भारत अवस्थित नहीं है। तो अभिकथन जो सही है दोस्तों, लेकिन इसका कारण क्या है, गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, बी। तो भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है। भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों कितना डिग्री से कितने बीच के बीच है दोस्तों, तो 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीचों बीच अवस्थित नहीं है, बल्कि इसके मुख्य भूमि का विस्तार कितना है दोस्तों, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। इसलिए जो इसका कारण दिया गया था दोस्तों वह गलत है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। तो भारत के केरल राज्य में जो है दोस्तों मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रारंभ भारत के केरल राज्य से शुरू होता है। भारतीय कृषि का अधिकांश भाग अभी भी वर्षा पर ही निर्भर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। तो याद रखना है भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है दोस्तों, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। और ये VVI सवाल है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है कि जो ग्रीष्मकालीन मानसून होता है उसकी दिशा क्या होती है, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होती है दोस्तों। अब देखते हैं इससे रिलेटेड पॉइंट। तो भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य
दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। शीतकाल में इसकी दिशा याद रखना, शीतकाल में इसकी दिशा कैसे होती है दोस्तों, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। भारत में अधिकांश वर्षा जो होती है दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्रारंभ होती है, और ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है। तो क्या प्रवाहित होती है दोस्तों, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून प्रवाहित होती है। तो ग्रीष्म ऋतु में भारत में उच्च तापमान के कारण उत्तर पूर्व भारत में निम्न दाब की स्थिति बनती है, जिस कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए जलवायु आरेख पर ध्यान दीजिए या और उपयुक्त जलवायु आरेख किस क्षेत्र के प्रसंग में है। तो आपको बताना है दोस्तों कि उपयुक्त जो ये इस फिगर में दिखाया गया उपयुक्त जलवायु आरेख किस क्षेत्र के प्रसंग में है। तो यह किसके प्रसंग में है दोस्तों, तो यह भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। तो ऐसे सवाल तो बीपीएससी में नहीं पूछे जाते हैं दोस्तों, फिर भी देख लेते हैं। तो उपयुक्त जलवायु आरेख में प्रदर्शित जलवायुविक तत्वों को देखने से स्पष्ट है कि यह उत्तर पूर्वी क्षेत्र की जलवायु विशिष्टताएं हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है। तो कौन सा सबसे सूखा स्थान है दोस्तों, तो लेह जो है दोस्तों सबसे निम्नलिखित में से सबसे सूखा स्थान है लेह, और ये बीपीएससी में पूछ चुका है तो आगे भी पूछ सकता है। तो लेह भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है, यह भारत का सबसे शुष्क स्थल है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत को उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा है। तो कितना है दोस्तों, तो याद रखना है कि यह 18 डिग्री सेल्सियस है। तो भारत को उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा 18 डिग्री सेल्सियस है दोस्तों। फिर फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऊपर दिए गए मानचित्र के छायांकित क्षेत्र में जुलाई माह के लिए माध्य तापमान परिवर्तित होता है। तो यह कितना होता है दोस्तों, तो याद रखना है 25 डिग्री सेल्सियस से 27.5 डिग्री सेल्सियस के बीच। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। तो किस भाग में सबसे ज़्यादा दैनिक तापांतर पाया जाता है दोस्तों, तो याद रखना है राजस्थान के मरुस्थली जो क्षेत्र है दोस्तों उसमें दैनिक तापांतर काफ़ी ज़्यादा होता है, और ये भी सवाल है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो भारत में याद रखना है कि राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। यहाँ का तापमान असामान्य रूप से दिन की अपेक्षा रात में कम होता है। दैनिक जो होता है दोस्तों दैनिक तापांतर मरुस्थलीय जलवायु की विशेषताओं में से एक है दोस्तों। नेक्स्ट है, तमिलनाडु में मानसून में के सामान्य महीने कौन से हैं। तो याद रखना है तमिलनाडु में मानसून आने का सामान्य महीना कौन सा है दोस्तों, तो यह नवंबर दिसंबर में तमिलनाडु में मानसून आता है, और यह इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो अक्टूबर से दिसंबर माह के मध्य दक्षिण भारत में उत्तर पूर्व मानसून का मौसम रहता है। तो याद रखना है कि अक्टूबर से जो दिसंबर माह के बीच दक्षिण भारत के में कौन सा मानसून का प्रभाव रहता है दोस्तों, तो उत्तर पूर्व मानसून का प्रभाव इस पर रहता है, जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, रॉयलसीमा, तमिलनाडु में सक्रिय रहता है। यही तमिलनाडु की मुख्य वर्षा वाली अवधि है दोस्तों। तो आपसे पूछेगा कि तमिलनाडु में जो मुख्य वर्षा होती है वो कौन से मानसून से होती है, तो उत्तर पूर्वी मानसून से होती है दोस्तों। उल्लेखनीय कि इस मानसून के समय 26 जनवरी 2004 को तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में सुनामी आई थी। इस प्रकार सही उत्तर विकल्प कौन सा है दोस्तों, तो डी है। नेक्स्ट है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है। तो जिसका कारण क्या है दोस्तों, तो स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। तो जो भारतीय मानसून है दोस्तों उसका मौसमी विस्थापन किससे इंगित है दोस्तों, तो स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापमान से इंगित है। तो भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन वाला है। इसकी दिशा 6 माह तक यानी जाड़े में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तथा शेष 6 माह तक यानी ग्रीष्म में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व रहती है। यह मानसून हवाओं की उत्पत्ति तापक्रम में भिन्नता के कारण होती है या अन्य किसी कारण से इस पर पर्याप्त मतभेद है। इसके लिए 2 संकल्पनाओं का प्रतिपादन किया गया, और वो संकल्पनाएं कौन कौन सी दोस्तों, तो पहला संकल्पना है तापीय संकल्पना, अर्थात मानसून की उत्पत्ति स्थल एवं जल के असमान संगठन तथा उनके गर्म एवं ठंडा होने के विरोधी स्वभाव के कारण होती है, अर्थात इस पर सूर्य के उत्तरायण या दक्षिणायन होने का पर्याप्त प्रभाव है दोस्तों। तो ये पहला संकल्पना है। दूसरा संकल्पना है नवीन संकल्पना के अनुसार मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति वायु दाब और हवाओं की पेटियों के खिसकाव के कारण होती है। इस संकल्पना का पहली बार प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों, तो फ्लोन नामक
विद्वान ने किया था इस संकल्पना का प्रतिपादन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। तो ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि जब हम दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर जाते हैं तो मानसून की जो अवधि होती है दोस्तों वह घटती है। दूसरा है कि उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। तो यह बात भी सही है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा दोस्तों, तो सी होगा। तो यह IAS में पूछा गया है, तो यह BPSC में भी पूछ सकता है दोस्तों ने। अब देखते हैं इससे रिलेटेड पॉइंट। तो दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में मानसून की अवधि कम होती है। दक्षिण भारत में मानसून जून के प्रथम सप्ताह में प्रवेश करता है, जबकि उत्तर भारत में प्रवेश करने में दक्षिण की अपेक्षा अधिक समय लगता है। इसी प्रकार वापसी में भी मानसून हवाएं दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत से जल्दी पलायन करती है। उत्तर भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है दोस्तों। और ये सब के सब VVI पॉइंट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों में उल्लेखित इंडियन ओशन डाइपोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? IOD परिघटना, पहला है दोस्तों, IOD परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर एवं उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर पृष्ठ तापमान के अंतर से विशेषित होता है। दूसरा है, IOD परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो क्या है, तो केवल B सही है। यानी जो IOD परिघटना है दोस्तों मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। अब इसका रीजन क्या दिया गया, IAS प्री 2017 में पूछा गया है, तो आगे भी पूछ सकता है BPSC में। तो याद रखना है दोस्तों कि इंडियन ओशन डाइपोल को भारतीय नीनो के नाम से भी जाना जाता है। यह समुद्री सतह के तापमान के अनियमित दोलन का परिणाम है, जिसमें पश्चिमी हिंद महासागर का तापमान प्रक्रांत रेन पूर्वी हिंद महासागर की अपेक्षा गर्म एवं ठंडा हो जाता है। अतः कथन 1 गलत है दोस्तों। यह परिघटना मानसून पर एलिनो के असर को प्रभावित कर सकती है। इस प्रकार कथन 2 सही है। अतः विकल्प जो है दोस्तों इसमें कौन सा सही है, तो B सही है। नेक्स्ट है दोस्तों, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? तो याद रखना है कि उनकी जलवायु में भिन्नता क्यों पाई जाती है, उनकी ऊंचाई में भिन्नता है दोस्तों। इसी कारण अमृतसर और शिमला की जलवायु में भिन्नता पाई जाती है, उनकी ऊंचाई के कारण दोस्तों। तो अमृतसर दिया गया कितना डिग्री पर स्थित है दोस्तों, तो 31 डिग्री से 31.64 डिग्री नॉर्थ, एवं शिमला जो है दोस्तों 31.61 डिग्री नॉर्थ लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है। परंतु इनकी जलवायु में भिन्नता का कारण जो है दोस्तों उनकी ऊंचाई में भिन्नता का होना है। अमृतसर की समुद्र तल से ऊंचाई जो है दोस्तों 768 फीट है, जबकि शिमला की समुद्र तल से ऊंचाई जो है दोस्तों कितना है, तो याद रखना है 7866.10 फीट है दोस्तों। क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ ही तापमान में गिरावट आती है दोस्तों। तो यही रीजन बताया गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी एक प्रकार जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा जलवायु का फैलाव पाया जाता है दोस्तों, तो आर्द्र दक्षिण पूर्व का। तो भारत में विस्तृत, याद रखना है, भारत में विस्तृत विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र दक्षिण पूर्व के अंतर्गत पश्चिम बंगाल, छोटा नागपुर, उड़ीसा पठार, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेश सम्मिलित है। उपाद्र संक्रमणीय के अंतर्गत मध्य गंगा मैदान यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार का भाग आता है। उपाद्र तटीय के अंतर्गत कोरोमंडल तट का क्षेत्र आता है। उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु क्षेत्र का विस्तार उत्तरी गंगा मैदान में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता है? तो कौन सा है दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ जो बेसिन है दोस्तों वह मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता है दोस्तों। तो छत्तीसगढ़ बेसिन मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि अरब सागर से उठने वाला मानसून पश्चिमी घाट से टकराने के बाद 2 शाखाओं में विभक्त हो जाता है। पहली शाखा अरावली पर्वत के समानांतर चलते हुए वो उत्तर भारत तक चली जाती है तथा दूसरी शाखा
विंध्य पर्वत से टकराने के बाद गुजरात, मध्य प्रदेश तथा पश्चिमी छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में वर्षा करती है। अतः स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ बेसिन अरब सागर मानसून से अधिक प्रभावित नहीं होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है? तो याद रखना दोस्तों, कहां पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है? तो कोची और तेजपुर में जो है दोस्तों आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? डी होगा। तो कोची और तेजपुर में अधिक आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है क्योंकि यहाँ वर्षा अधिक होती है। कोची में 3228 मिलीमीटर और अहमदाबाद में 800 मिलीमीटर, लुधियाना में 730 मिलीमीटर और तेजपुर में कितना होता है दोस्तों? तो 16 मिलीमीटर वर्षा होती है दोस्तों। अतः स्पष्ट है कि कोची एवं तेजपुर में अन्य दोनों स्थानों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। यहाँ वर्षा वर्ष के कई महीनों में होती है, अतः आर्द्र जलवायु का यहाँ अनुभव किया जा सकता है। नेक्स्ट है, मानसून का निवर्तन इंगित होता है। तो याद रखना है दोस्तों कि जो मानसून का निवर्तन इंगित होता है साफ आकाश से इंगित होता है, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से इंगित होता है, और तीसरा है दोस्तों स्थल पर तापमान के बढ़ने से भी यह इंगित होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 1, 2 और 3, और ये बीपीएससी में पूछ चुका है 1995 में, तो फिर से भी पूछने की इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो उत्तर भारत में जब मानसून लौटने लगता है तो प्रारंभ में तापमान में थोड़ी सी वृद्धि होती है। मानसून के लौटने के साथ साथ उत्तर पश्चिम में विस्तृत निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने लगता है। इस समय आकाश स्वच्छ हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ हवाएं हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच बहने वाली हवाएं कौन सी है दोस्तों? तो पछुआ हवाएं, जिसको वेस्टर्लीज भी कहा जाता है। भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु संहिताएं पछुआ हवाओं के भाग है। यह बात भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट है दोस्तों, राइट आंसर क्या है दोस्तों? तो सी होगा। IAS 15 में पूछा गया सवाल है। तो सामान्यतः 30 से 60 डिग्री के मध्य दोनों गोलार्धों में पछुआ पवनें चलती है। उपोष्ण वायुदाब कटिबंध से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलने वाली पश्चिमी पवनों को पछुआ पवन कहते हैं। तो पछुआ पवन किसे कहते हैं दोस्तों? तो याद रखना है कि उपोष्ण वायुदाब कटिबंध से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलने वाली पश्चिमी पवनों को पछुआ पवनें कहते हैं। पछुआ पवनों का सर्वश्रेष्ठ विकास दक्षिणी गोलार्ध में कितना से कितना के बीच मध्य माना जाता है दोस्तों? तो 40 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य होता है। जबकि भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। तो ये पॉइंट भी याद करना है कि भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में शीतकाल में वर्षा किसके कारण होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। पश्चिमी विक्षोभ पछुआ पवनों हवाओं के ही भाग हैं दोस्तों, जो जेट स्ट्रीम के सहारे यहाँ प्रवाहित होते हैं एवं वर्षा करते हैं। और ये सब के सब VVI पॉइंट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यानी ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी स्थित है। तो याद रखना है कि एक निम्न वायुदाब पेटी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये आपको याद रखना है कि यह जो है स्थित कहाँ पर है दोस्तों? तो यह स्थित है भूमध्य रेखा पर स्थित है दोस्तों। तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यानी ITCZ या अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र विषुवतीय यानी भूमध्य रेखीय अक्षांशों में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र है। यहीं पर उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती है। यह अभिसरण क्षेत्र विषुवत या भूमध्य रेखा के लगभग समानांतर होता है, लेकिन सूर्य की आभासी गति के साथ साथ यह उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता है। अतः विकल्प जो है डी भूमध्य रेखा पर इसका जो है सही राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट है, राजस्थान में मई जून महीने में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियां के लिए उत्तरदायी है। तो कौन सा उत्तरदायी है दोस्तों? तो कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति जो है दोस्तों इसका मूल कारण है, जबकि अरावली पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिम हवाओं के समानांतर, यह बात बिल्कुल नहीं है। अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति, यह भी इसका रीजन नहीं है दोस्तों। तो मई जून माह में पश्चिम की तरफ से गर्म हवाएं चलती है जिन्हें लू कहते हैं। इस लू के कारण यहाँ निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। इस निम्न वायुदाब की पूर्ति हेतु उच्च वायुदाब वाले क्षेत्रों में तेजी से हवा उठकर आती है, जो अपने साथ धूल भी आंधियाँ लाती है।
अतः कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति राजस्थान में मई जून माह से उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है। अरावली पर्वत श्रेणियां मानसूनी हवाओं के चलने की दिशा के अनुरूप होने के कारण मार्ग में बाधक नहीं बन पाती है, अतः मानसून पवनें सीधी निकल जाती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में किसके द्वारा होती है? तो याद रखना है कि दक्षिणी पश्चिमी जो पवनें होती हैं दोस्तों, उसी के द्वारा भारत में मानसून की उत्पत्ति होती है, और यह VBI सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग दोस्तों वर्षा से संबंधित जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट PCS तथा IAS प्री में पूछे गए हैं, उनको हम लोग एक एक कर देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। तो भारत की सर्वाधिक जो वर्षा प्राप्त होती है दोस्तों, वह मुख्यतः किससे प्राप्त होती है? तो आपको याद रखना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। तो मौसम विभाग द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2014 के आंकड़ों के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत की कुल वर्षा का 90% से अधिक हिस्सा प्राप्त होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। तो उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो वह है तमिलनाडु। तो भारत में सितंबर महीने से मानसून का प्रत्यावर्तन शुरू हो जाता है। ऐसा सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण ITCZ के दक्षिण की ओर खिसकने के कारण होता है। इस क्रम में उत्तर पूर्व भारत से चलने वाली मानसून बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण कर तमिलनाडु विशेषतः चेन्नई में वर्षा करती है। उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु की कुल वर्षा का 50 से 60% प्राप्त होता है, और यह VBI सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? तो किसमें होती है दोस्तों? तो सिक्किम में होती है अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा। तो अरुणाचल में औसत वार्षिक वर्षा कितना है दोस्तों? तो याद रखना है कि 2933.7 मिलीमीटर। सिक्किम में कितना है दोस्तों? तो 2971.7 मिलीमीटर। केरल में कितना है? तो 2924.3 मिलीमीटर। जम्मू कश्मीर में कितना है दोस्तों? तो 1205.3 मिलीमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या होगा? मेघालय में, जहाँ की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है दोस्तों? तो 3837.1 मिलीमीटर है दोस्तों। फिर है, नीचे दिए स्थानों के जो युग्म दिए हैं, उनमें ऐसा युग्म कौन सा है जिसके दोनों नगर लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित है, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की तुलना वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा का अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है? तो अजमेर इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? तो अजमेर और शिलोंग। तो उपर्युक्त दिए गए युग्मों में अजमेर जो कि कितना डिग्री पर स्थित है दोस्तों? तो 26 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, और शिलोंग एक ही अक्षांश पर अवस्थित है। किंतु अजमेर की जो वार्षिक वर्षा है दोस्तों 60.18 सेंटीमीटर के स्तर पर है, जबकि शिलोंग में कितना होती है वर्षा दोस्तों? तो 143 सेंटीमीटर वर्षा होती है। नेक्स्ट है कि एक मौसम विज्ञान केंद्र का औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। इसकी औसत वार्षिक वर्षा 63 सेंटीमीटर है, और इसके तापमान का वार्षिक परिसर 9 डिग्री सेल्सियस है। संदर्भित केंद्र है, तो यह संदर्भित केंद्र कहाँ है दोस्तों? तो चेन्नई का है। तो याद रखना है कि भारतीय मौसम विभाग द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के अनुसार चेन्नई का औसत तापमान जाड़ों में कितना होता है? तो 24 डिग्री सेल्सियस तथा गर्मियों में 30 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, तथा यहाँ वर्षा औसतन 60 से 70 सेंटीमीटर के मध्य रहती है। यहाँ वर्ष भर तापमान का औसत लगभग कितना रहता है? तो 26 डिग्री सेल्सियस रहता है। प्रतिदिन न्यूनतम या अधिकतम तापमान का वार्षिक परिसर 8 डिग्री से 9 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। विकल्प में दिए गए अन्य किसी नगर के तापमान का प्रश्न के तथ्यों से साम्य प्रदर्शित नहीं होता है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए भारतीय नगरों में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो सबसे अवरोही बोल रहा है दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होगा? तो कोची में होगा। उसके बाद कहाँ पे होगा? कोलकाता में। उसके बाद पटना में, और लास्ट में किस में हो जाएगा दोस्तों? तो डी यानी दिल्ली में हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी। तो कोची में कितना सेंटीमीटर वर्षा होती है दोस्तों? तो 250 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो कोलकाता में 150, पटना में 100, और दिल्ली में कितना होता है दोस्तों? तो 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। नेक्स्ट है आम्र वर्षा संबंधित है। तो आम्र वर्षा किससे संबंधित है दोस्तों? तो आम की फसल से संबंधित है आम्र वर्षा।
आम्र वर्षा याद रखना है, आम्र वर्षा कर्नाटक एवं केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा फुहार है जो आम की फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। यह वर्षा बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न तूफानों के फलस्वरूप अप्रैल माह में होती है। तो याद रखना है, इस वर्षा से आम की बौड़े पेड़ से टूटकर गिरती नहीं है, अतः आम की फसल अच्छी होती है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो याद रखना है, लेह जो है दोस्तों भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। कितना सेंटीमीटर बारिश होता है वहाँ पे? तो 9.2 सेंटीमीटर, देश भर में सबसे कम, यानी यहाँ पर 9.2 सेंटीमीटर वर्षा होती है दोस्तों लेह में। उसके बाद कौन सा है? तो बीकानेर है। जैसा बीकानेर में कितना होता है? तो 24.30 सेंटीमीटर, जैसलमेर में 10 सेंटीमीटर और चेरापूंजी में 1100 सेंटीमीटर दोस्तों। अब मासिन में कितना है? चेरापूंजी से भी ज़्यादा दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? तो मासिन में कितना दोस्तों? तो 1148 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? तो किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? ले, तो कई बार पूछा गया है दोस्तों ये सवाल, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। चेरापूंजी अवस्थित है, तो याद रखना है चेरापूंजी कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? तो मेघालय राज्य में अवस्थित है। और किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये भी याद रखना है कि यह खासी की पहाड़ी पर स्थित है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है कि यह खासी की पहाड़ी पर स्थित है चेरापूंजी। तो चेरापूंजी भारत के पूर्वोत्तर राज्य हिमालय में स्थित है। मासिन राम से पहले विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा था दोस्तों? तो चेरापूंजी था। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा खालिस्तान क्षेत्र में होती है, तो किस क्षेत्र में होती है दोस्तों? तो पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में होती है दोस्तों भारत में सर्वाधिक वर्षा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय तथा मेघालय। इन क्षेत्रों में 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून से इन क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है दोस्तों? तो वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, इसका एक रीजन यह भी है। वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, यह भी है दोस्तों। और वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोड़ होना, तो यह भी बात सही है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो डी होगा। तो भारत में होने वाली वर्षा का 92% भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से जून से सितंबर के मध्य प्राप्त होता है, अर्थात मात्र 4 महीने में ही अधिकांश वर्षा हो जाती है। शेष 8% वर्षा शेष 8 महीने में प्राप्त होती है। साथ ही दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली वर्षा का जल या तो तेजी से बह जाता है या भाप बनकर उड़ता है। इस प्रकार शेष 8 महीने में भारत को वर्षा की कमी का सामना करना पड़ता है, जबकि भारत की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है दोस्तों? तो 110 सेंटीमीटर है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। यही कारण है, इन्हीं कारणों से कभी कभी यह समझा जाता है कि भारत में वर्षा का अधिकत्व होते हुए भी धरती प्यासी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जल प्रबंध युक्ति भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है? तो कौन सी है दोस्तों? तो याद रखना है, वर्षा जल का जो संचयन है दोस्तों, वह भारत में जल प्रबंधन युक्ति भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है दोस्तों। तो वर्षा का जल का संचयन जो है दोस्तों, आपको याद रखना कि भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली युक्ति है। और ये सब के सब VVI पॉइंट्स हैं दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो जल प्रबंधन युक्ति द्वारा वर्षा जल का संचयन आसानी से बिना अतिरिक्त खर्च के टैंक एवं बांध बनाकर किया जा सकता है। इसके द्वारा सतह का जल स्तर भी ऊपर आ जाएगा, जिससे जल की समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तमिलनाडु इस मामले में अग्रणी राज्य है दोस्तों, तो याद रखना है। अतः इस प्रकार वर्षा के जल का संचयन जल प्रबंधन की वह युक्ति है जिसके द्वारा भारत में लागत का अधिकतम लाभ प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट है, निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? तो किसमें औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है दोस्तों? तो जम्मू और कश्मीर में। तो भारत में 200 मिलीमीटर यानी 20 सेंटीमीटर की औसत वर्षा जम्मू और कश्मीर में जौसगढ़ श्रेणी के उत्तर तथा राजस्थान के पश्चिमी भागों पर होती है दोस्तों। झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? तो याद रखना कि झारखंड में जो वर्षा होती है दोस्तों, वह दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। फिर एक चित्र दिया गया है और पूछा गया, भारत के रेखांकित भागों में वार्षिक वर्षा का माध्य कितने से कितने तक घटता बढ़ता है दोस्तों? तो कितने से कितने तक घटता बढ़ता है दोस्तों? तो याद रखना है कि यह 100 से 150 सेंटीमीटर तक होता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए। तो याद रखना कि भारत के औसत
वार्षिक वर्षा मानचित्र को देखने से स्पष्ट हो रहा है कि उपर्युक्त मानचित्र में रेखांकित भाग 100 से 200 सेंटीमीटर माध्य वर्षा प्रदर्शित करता है। अतः विकल्प जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? तो याद रखना है कि जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ पर आती है दोस्तों? तो बालोतरा में आती है बाढ़ सबसे ज़्यादा। तो जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बालोतरा में भीषण बाढ़ आ जाती है। बालोतरा पंचपदरा क्षेत्र राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र की ओर ढलान पर स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारतीय मौसम विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्षा की मात्रा इस प्रकार होती है। तो किस प्रकार होती है दोस्तों? 24 घंटे में 2.5 मिलीमीटर से ऊपर। तो भारतीय मौसम विभाग की परिभाषा के अनुसार 24 घंटे में 2.5 मिलीमीटर या उससे ऊपर की वर्षा वाले स्थान को वर्षा का दिन कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, कथन और कारण से रिलेटेड सवाल। गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसून वर्षा घटती हुई मिलेगी। कारण इसका दिया हुआ है कि गंगा के मैदान में कोई ज्यों-ज्यों ऊपर को बढ़ता जाएगा आर्द्रताधारी मानसून पवन और ऊंची जाति मिलेगी। तो इसका रीजन क्या है दोस्तों? तो इसका रीजन दिया गया है क्या? तो ए, यानी कथन भी सही है और इसका कारण भी सही है। यानी गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसून वर्षा घटती हुई मिलेगी, यह बात बिल्कुल सही है। और गंगा के मैदान में कोई ज्यों-ज्यों ऊपर को बढ़ता जाएगा आर्द्रताधारी मानसून पवनें और ऊंची मिलती जाएगी। तो ये इसका कारण भी सही है दोस्तों और इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। अब रीजन देख लेते हैं। तो गंगा के मैदान में पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर मानसून वर्षा घटती जाती है, अर्थात पश्चिम से पूर्व की ओर वर्षा बढ़ती जाती है। पश्चिम की ओर पंजाब के मैदानों में औसत वार्षिक वर्षा कितना होता है दोस्तों? तो 600 मिलीमीटर होती है। वहीं पूर्व में गंगा के मैदान में यह 1500 मिलीमीटर तक होती है। गंगा के मैदान में ऊपर की ओर पवनों में आर्द्रता क्रमशः कम होती है जाएगी, फलस्वरूप ये पवनें ऊंचाई की ओर जाती मिलेंगी। मानसून पवनों की आर्द्रता वर्षा की मात्रा को प्रभावित करती है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अतः अभिष्ट उत्तर विकल्प कौन सा है दोस्तों? तो ए है। फिर चित्र से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो पूछेगा तो नहीं बिहार में बीपीएससी में। तो इसका राइट आंसर क्या दिया गया? अखिल भारतीय जल विभाजक। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है कि कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई में अधिक गर्म है। क्यों गर्म है? हिमालय में हिमपात, फिर पश्चिम बंगाल से पंजाब की ओर आते आते वर्षा कम होती है, फिर सतलज गंगा मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा होती है। तो इसका रीजन मिलान देख लेते हैं दोस्तों कि इसका मिलान क्या है। तो सैद्धांतिक रूप से यहाँ पर देखना है दोस्तों कि सैद्धांतिक रूप से चेन्नई यानी मद्रास कोलकाता की अपेक्षा विषुवत रेखा के अधिक निकट है। यद्यपि कि दोनों समुद्र तट पर स्थित है, फिर भी दोनों के बीच अक्षांशीय अंतर चेन्नई के अधिक गर्म होने का एक कारण हो सकता है। ये हो गया। तुंगता के कारण हिमालय क्षेत्र में हिमपात की घटनाएं घटित होती है। तो ये दूसरा रीजन हो गया। दक्षिण पश्चिम मानसून की पूर्वी शाखा अराकान योमा एवं दक्षिणी हिमालय ढलानों से टकराकर पश्चिम की ओर मुड़कर पंजाब तक जाती है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती जाती है, आर्द्रता कम होते जाने के कारण वर्षा की मात्रा भी जो होती है दोस्तों वह कम होती जाती है। नेक्स्ट है, शीतकाल में सतलज गंगा मैदानी क्षेत्रों में होने वाली वर्षा पश्चिमी अवदाव से प्रभावित होती है। और ये सब रीजन दिया गया दोस्तों, और ये रीजन आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी VVI रीजन ये सब दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल ढाल विकास का प्रमाणक चिन्ह है। तो किसका प्रमाणक चिन्ह है दोस्तों? तो याद रखना है कि यह मौसमी नदियों से जल का तटबंधीकरण करके जलाशयों के तंत्र की स्थापना करना, यह इसका विकास का कारण है, विकास का प्रमाणक चिन्ह है दोस्तों, सॉरी। तो भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल ढालों वाले स्थलों में मौसमी नदियां जल के एकत्रण हेतु जलाशयों एवं टैंकों का निर्माण किया गया है। इन क्षेत्रों में लगभग 1,20,000 छोटे टैंक बनाए गए हैं, जिनसे 4.12 मिलियन हेक्टेयर कृषि क्षेत्र की सिंचाई संभव है। अतः भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल ढाल का प्रमाणक चिन्ह मौसमी नदियों से जल का तटबंधीकरण करके जलाशयों के तंत्र की स्थापना है। नेक्स्ट है, भारत में मरुस्थलीय विकास योजना कब क्रियान्वित है?
तो याद रखना है दोस्तों कि भारत में मरुस्थलीय विकास योजना अब क्रियान्वित है क्रियान्वित है तो कितने जिलों में, तो याद रखना है कि 21 जिलों में यह क्रियान्वित है। तो याद रखना है कि भारत में मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम यानी डीडीपी डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश राज्यों में वर्ष 1977-78 में प्रारंभ की गई थी। वर्ष 1995-96 में इसमें आंध्र प्रदेश और कर्नाटक को भी सम्मिलित कर लिया गया। वर्तमान में यह कार्यक्रम देश के कुल 7 राज्यों, याद रखना है, और 40 जिलों के 235 ब्लॉकों में क्रियान्वित है। जबकि वर्ष 1994-95 तक यह कार्यक्रम 5 राज्यों, ठीक है दोस्तों, 5 राज्यों के 21 जिलों में 231 ब्लॉकों में क्रियान्वित किया जा रहा था दोस्तों। अतः प्रश्न पूछा गया था कि उसके हिसाब से तो सही इसमें विकल्प कौन सा था दोस्तों, तो डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है दोस्तों, भारत में अंतर्देशीय जल मार्ग का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। कारण इसका, भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीने में होती है। तो कारण तो इसका सही है, 4 महीने में होता है, वो भी दक्षिण पश्चिम मानसून से। तो इसका रीजन जो है दोस्तों सही है। और कथन जो है दोस्तों, भारत में अंतर्देशीय जल मार्ग का पर्याप्त विकास नहीं हुआ, यह बात भी सही है। और इसका जो यह है दोस्तों सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है, यानी कारण कथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। तो भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है तथा भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में ही होना इसका मुख्य कारण है। अधिकांश समय तक मौसमी नदियों में परिवहन योग्य जल का अभाव रहता है, जिससे अंतर्देशीय जल मार्गों के विकास में बाधा उत्पन्न हो जाती है। अतः कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया कि चेड़ा पुंजी स्थित है। तो चेड़ा जो पुंजी स्थित है दोस्तों वह खाची की पहाड़ियों पर स्थित है, चेड़ा पुंजी। अब हम लोग दोस्तों शीतकालीन वर्षा से संबंधित जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा आईएएस पीढ़ी में पूछे गए उनको हम लोग एक एक कर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो याद रखना है कि भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ से होती है दोस्तों। और यह VBI सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभों द्वारा होती है, याद रखना है दोस्तों। ये अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय गर्त होते हैं। इनकी उत्पत्ति मुख्यतः भूमध्य रेखा, याद रखना है, एवं अटलांटिक महासागर में होती है। यहाँ से ये आर्द्रता भी ग्रहण करते हैं। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा गेहूं की कृषि के लिए अत्यधिक लाभकारी है। और यह VBI पॉइंट है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र है। तो याद रखना है कि भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र कौन कौन सा है, तो पंजाब और तमिलनाडु है दोस्तों। तो भारत में शरद ऋतु काल अर्थात अक्टूबर नवंबर में लौटते मानसून यानी उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु तट पर 65 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, जो आंतरिक भागों की तरफ घटती जाती है। इसके अतिरिक्त उत्तर पश्चिम भारत में भी पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है, जिनमें पंजाब सम्मिलित है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः किन कारणों से होती है। तो याद रखना है कि उत्तर पूर्वी मानसून से होती है दोस्तों तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा। नेक्स्ट है, भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है। जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होता है। तो यह बात भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो कथन भी सही है, उसका कारण भी सही है, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करा। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, तो ए होना, सॉरी इसका आंसर दे रहा है दोस्तों बी। जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय हो जाती है, यानी कारण जो है दोस्तों कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। कथन भी सही है लेकिन कारण इसकी जो है दोस्तों इसका सही व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है, निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है। तो याद रखना है कि तमिलनाडु राज्य में जो है दोस्तों जाड़े के दिनों में बारिश होती है। फिर है, कथन और कारण से रिलेटेड सवाल है दोस्तों। यह प्रति चक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में तब बनती हैं जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायु ताप निम्न होता है। कारण इसका दिया गया कि उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा से निम्न तापों वाली प्रति चक्रवाती स्थितियां पैदा होती है। तो इसका रीजन क्या दिया गया दोस्तों, तो सी है, ए सही है परंतु आर गलत है। यानी कथन सही है, यानी प्रति चक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में तब बनती है जब वायुमंडलीय दाब
उच्च होता है और वायु ताप निम्न होता है। कारण इसका जो दिया गया, उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा में निम्न तापों वाली प्रति चक्रवाती स्थितियां पैदा होती है। यह बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। अब रीजन देख लेते हैं यहाँ पर। तो उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। भारत में पहले से ही प्रति चक्रवाती दशा मौजूद रहती है, जिसका शीतकाल की वर्षा से संबंध नहीं होता है। प्रति चक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में तब बनती है जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है दोस्तों और वायु ताप निम्न होता है। इस प्रकार कथन एक सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? तो याद रखना है कि भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? तो याद रखना है कि उत्तर पश्चिम में जो है दोस्तों शीतकाल में वर्षा होती है, वो भी पश्चिमी विक्षोभ के कारण। तो भारत में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीतकाल में वर्षा होती है। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी मानसून के कारण शीतकाल में वर्षा होती है दोस्तों। और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है दोस्तों कि भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम हो जाती है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर जो है दोस्तों कम होती जाती है दोस्तों। उत्तर पश्चिमी मैदानों में पश्चिमी विक्षोभ से जो जाड़े में वर्षा होती है वह पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है। तो याद रखना है दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होती है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में जाड़े की वर्षा का कारण बनते हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में इससे होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है। यह वर्षा रबी की फसल के लिए लाभदायक होता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में बस आज इतना ही। यह डिस्कशन मुझे कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई स्टूडेंट हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल के साथ। थैंक यू।